साथियों नमस्कार। साथियों, अभी हाल ही में आपने देखा था कि हमारे देश में किस तरह से इंडिगो की फ्लाइट्स एक के बाद एक कैंसिल हो रही थी। यात्रियों को दिक्कत का सामना करना पड़ रहा था, कईयों के काम बिगड़ गए और जब बाद में पूरा एविएशन सेक्टर हमारे एक तरह से जब ठप्प पड़ने लगा और लोगों ने अध्ययन करना स्टार्ट किया तो पाया कि एविएशन सेक्टर का 65% से ज़्यादा जो सर्विसेज हैं वो इंडिगो द्वारा दी जा रही हैं। यानी इंडिगो को कोई दिक्कत आ गई तो हमारा एविएशन सेक्टर ठप पड़ सकता है। उसी बीच हमने आपसे डिस्कस की थी एक बात कि हो सकता है कल को टेलीकॉम सेक्टर में भी ऐसा हो जाए, क्योंकि टेलीकॉम सेक्टर में आप देख रहे हो एक या दो ही कंपनीज हैं जो हर जगह छाई हुई हैं। पहले कई सारी कंपनीज हुआ करती थी। याद कीजिए 2014 से पहले टेलीकॉम सेक्टर में कई सारी ऐसी छोटी छोटी कंपनीज थी जो धीरे 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 वैनिश हो गई और आज केवल दो ही बड़ी कंपनी बची रह गई हैं। आखिर ऐसा क्या हुआ कि इस सेक्टर में कंपनी ज्यादा बच नहीं पाई? ऐसे कौन से नियम कायदे कानून ला दिए गए, ऐसा क्या कर दिया गया सरकारों द्वारा कि कंपनीज धीरे धीरे खत्म होती चली गई? इन सब के बैकग्राउंड में देखते हैं। सबसे पहले तो हमें टेलीकॉम सेक्टर की जो इंपॉर्टेंस है उसके बारे में पता होना चाहिए। आज हमारा सारा कुछ, चाहे पढ़ाई हो, ऑनलाइन स्टडीज हो, ऑफलाइन का शेड्यूल हो या बिजनेस हो, हर तरह का बिजनेस, ई कॉमर्स हो या नॉर्मल बिजनेस हो या किसी भी तरह का कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जिसके जरिए भी लोग काम कर रहे हैं, सारा कुछ आपके मोबाइल से ही हो रहा है। बैंकिंग, रेलवेज, सारा कुछ इसी से जुड़ा हुआ है। अगर इंटरनेट ना हो तो सब कुछ ठप पड़ जाए, आप पता ही नहीं कर पाएंगे कि कहां पर क्या चीज हो रही है। तो यानी कि एक बैकबोन बन चुका है। ऐसी स्थिति में अगर यह सेक्टर किसी एक कंपनी, दो कंपनी के हाथ में ही रहा और उन्होंने जब चाहा अपने तरीके से इसको घुमा दिया तो कई लोगों को दिक्कत हो सकती है। हमारे देश की जो बैकबोन है वो पूरी तरह से टूट सकती है। तो इसलिए इस विषय पर चर्चा करना आवश्यक है। हम इसमें कई ऐसी डिटेल्स के बारे में बात करेंगे जिसके बाद इस पर अलग अलग लोगों की अलग अलग राय को हम लेंगे और ये जानने का प्रयास करेंगे कि कौन सही है कौन गलत है। दरअसल हुआ ये था कि जब इस सेक्टर में छोटी छोटी कई सारी कंपनीज आ रही थी, अलग अलग राज्यों में छोटी कंपनीज उठ रही थी, सर्विसेज दे रही थी, तो कंपनीज तो उठ रही थी, काम भी हो रहा था, कई तरह की प्रॉब्लम्स भी आ रही थी, लेकिन कहीं भी किसी को यह समझ में नहीं आ रहा था कि हमें किन नियम कायदे कानून का पालन करना चाहिए कि हम एक प्रोडक्टिव तरीके से बिना किसी गलत काम को किए सेवाएं दे सकते हैं। न सरकार को पता था कि इस सेक्टर को रेगुलेट कैसे करें, क्योंकि तेजी से टेक्नोलॉजी बदल रही थी, नियम कायदे कानून फिक्स नहीं हो पा रहे थे। इसीलिए कुछ ऐसा क्योस हुआ कि कंपनीज धीरे धीरे उस क्योस की वजह से भी, और कुछ पुराने नियम कायदे कानून थे जिसकी वजह से कंपनीज फंसती चली गई और डूबती चली गई। अब पुराने क्या नियम कायदे कानून थे तो उसके लिए हिस्ट्री में जाइए। 1990 के दशक के आसपास आप आइए, जब हमारे देश में नया नया ये मोबाइल और ये टेलीकॉम सेक्टर उभर रहा था, तब सरकार ही इसको देख रही थी। सरकार को यह पता था कि हमारे देश में पॉपुलेशन अच्छी खासी है, शहर और गांव अच्छे खासे हैं, इन सबको सरकार अकेले अपनी तरह से मैनेज नहीं कर पाएगी। इसलिए सरकार ने प्राइवेट प्लेयर्स को इस सेक्टर में आने की अनुमति दी। प्राइवेट प्लेयर्स आने लगे, धीरे धीरे प्राइवेट प्लेयर्स अपने तरीके से चीजों को करने लगे। मगर प्राइवेट प्लेयर्स को भी एक दिक्कत आने लगी कि ये एक ऐसा सेक्टर है जिसमें कैपिटल इंटेंसिव सेक्टर इसे कहा जाता है। इसमें शुरुआत में आपको हजारों करोड़ रुपए लगाने पड़ते हैं और रेवेन्यू आपको आता है, फायदा आता है काफी दिनों बाद। तब तक पता चला आपके कई सारे ग्राहक आपको छोड़ के चले गए या किसी कानूनी पचड़े में आप फंस गए, कुछ भी हो सकता है। तो इसीलिए सरकार ने कहा कि हम एक काम करते हैं, कुछ नियम ऐसे लेकर के आ जाते हैं जो इनको बता देंगे कंपनीज को उनका पालन करना है और अपने सर्विसेज को आगे बढ़ाना है। अब इसमें सरकार क्या लेकर के आई उसके बारे में जानिए। सरकार पुराने टाइम में 90 के दशक में एक मॉडल लेकर के आई थी, फिक्स्ड लाइसेंस फी मॉडल। इसका मतलब ये था कि आपको चाहे फायदा हो या नुकसान हो, आपको हर साल एक फिक्स्ड अमाउंट सरकार को देना है। अब ये सुनते ही कोई भी नया प्लेयर आना चाहता था या कोई नई कंपनी इस सेक्टर में आना चाहती थी, वो पहले ही प्रेशर में आ जाती थी कि भाई अगर हमको घाटा हो गया फिर हम पैसा कहां से लाएंगे। अब कंपनीज को अपनी तरफ से भी काफी काम करने पड़ते हैं, अपने नेटवर्क्स लगाने पड़ते हैं, टावर लगाने पड़ते हैं, सॉफ्टवेयर पे काम करना पड़ता है, फाइबर्स बिछानी पड़ती हैं, केबल्स बिछानी पड़ती हैं, बिल्डिंग्स किराए पे लेनी पड़ती हैं, तमाम तरह के कंपनी के भी खर्चे हैं। सरकार को पैसा क्यों चाहिए? सरकार आपको स्पेक्ट्रम दे रही है, सरकार आपको सिक्योरिटी दे रही है, अपना इंफ्रास्ट्रक्चर दे रही है, हर तरह से जमीन दे रही है, हर तरह से सरकार आपको सुविधा दे रही है जिससे कि आप सरकार की निगरानी में अच्छे से काम कर सकें।
अब जैसे ही इस फीस का अनाउंसमेंट हुआ तो कई कंपनीज जो थोड़ा उभरना चाह रही थी वो पहले दब गई और धीरे-धीरे दबती चली गई। सरकार को लगा ये चीज़ भी बिल्कुल ठीक नहीं है, इसमें हमें कुछ बदलाव करना चाहिए। अब इसमें बदलाव करने हेतु सरकार ने एक नया मॉडल लागू किया जिसे एजीआर मॉडल कहा गया, यानी एजीआर कॉन्सेप्ट, एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू कॉन्सेप्ट। इसका मतलब यह है कंपनी अपना काम करे, सेवाएं दे, अपना रेवेन्यू कमाए, जब कमा ले उसके बाद उसका एक हिस्सा सरकार को दे दे। कंपनीज ने कहा हाँ ये ठीक है, थोड़ा पैसा आ जाएगा उसके बाद दे देंगे थोड़े समय के बाद। लेकिन इसमें एक गलती हो गई। सरकार ये ठीक से नहीं बता पाई कि एजीआर रेवेन्यू जो है, जो सरकार पैसा लेने वाली है कंपनी से, ये पैसा किन किन चीजों का लिया जाएगा। कंपनीज को लगा हम तो टेलीकॉम कंपनीज हैं, टेलीकॉम का मतलब होता है बात करने के मामले की जो सेवाएं हो गई, एसएमएस हो गया या डेटा यूज हो गया, ये तीनों चीजें टेलीकॉम में आती हैं, तो इसके द्वारा जो भी रेवेन्यू अर्जित करेंगे उसका थोड़ा हिस्सा हम सरकार को दे देंगे। लेकिन विद द टाइम सरकार बोलने लगी कि देखिए जो आप अन्य सेवाएं दे रहे हैं या अन्य माध्यमों से जो पैसा कमा रहे हैं उसमें से भी रेवेन्यू चाहिए। कंपनीज ने कहा मतलब आप अपने हैंडसेट बेच रहे हैं, आपने पहले देखा होगा रिलायंस के हैंडसेट भी आते थे, आप अपने हैंडसेट बेच रहे हैं, मोबाइल बेच रहे हैं, तो इससे जो फायदा हो रहा है उसका भी रेवेन्यू चाहिए। आपने जो पैसा अपना बैंक में रखा हुआ है उससे जो इंटरेस्ट आ रहा है उस पर जो फायदा हो रहा है वो हमें चाहिए। आपने कहीं एफडी करा रखी है उससे जो फायदा हो रहा है उस पर रेवेन्यू चाहिए। आप कहीं डिविडेंड शेयर कर रहे हैं तो उससे जो फायदा हो रहा है उस पर रेवेन्यू चाहिए। कंपनीज ने कहा अरे ऐसे तो हम रेवेन्यू दे दे के मर जाएंगे, और अगर कंपनीज ने रेवेन्यू नहीं दिया कुछ समय तक तो उस पर इंटरेस्ट लगता रहता है, यानी कि रेवेन्यू और बढ़ता चला जाएगा, एजीआर और बढ़ता चला जाएगा। अब मैं जब भी एजीआर शब्द बोलूं तो आप समझ जाएं कि वो रेवेन्यू की बात चल रही है जो कंपनीज को सरकार को देना है। यहीं से मामला फंसता चला गया। जब इस तरह की एक व्यवस्था आई एजीआर, वहां तक ठीक था, एजीआर टेलीकॉम सर्विसेज से लिया जाता वहां तक भी ठीक था, लेकिन जब अन्य सेवाओं का भी एजीआर लेके सरकार लेने लगी तब कंपनीज दिक्कत में आ गई और फिर एक तनातनी स्टार्ट हो गई। 6-8 साल तक तनातनी चली, फिर मामला चला गया सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने कहा ठीक है हम देखते हैं। मामला चूंकि सुप्रीम कोर्ट के पास था तो कंपनीज को लगा कि देखो दुनिया में तो ऐसा होता नहीं है, जो ग्लोबल नॉर्म्स है उसमें ऐसा है होता नहीं है, और लॉजिक भी ये कहता है कि जो नॉन टेलीकॉम इनकम है उसको एजीआर से बाहर कर दिया जाएगा, तो फैसला तो हमारे पक्ष में आएगा। तो कंपनीज अपना काम करती रही, जैसे 2G से 3G में अपडेट करना, 3G से 4G में, फिर 4G से 5G में जाना, अलग अलग जगह पर अपने टावर्स लगाना, नेटवर्क लगाना, अलग अलग शहरों तक अपनी पहुंच बनाना, अपने आप को एक्सपेंड करने का काम कंपनीज करती रही। इसमें वोडाफोन भी एक कंपनी थी जो अपने आप को फैलाने का प्रयास कर रही थी, सेवाएं देने का प्रयास कर रही थी। ठीक है, मामला चलता रहा। अब कंपनीज अपनी तरफ से तो एक्सपेंड कर रही थी, मामला सुप्रीम कोर्ट में भी पड़ा था, लेकिन उधर एजीआर पर हर साल पेनल्टी बढ़ती चली जा रही थी, उस पर भी इंटरेस्ट बढ़ता चला जा रहा था। अब आप एजीआर नहीं दे रहे हो तो हर साल बढ़ता चला जाएगा, जैसे कि मैंने आपको बताया। तो एक समस्या वहां बढ़ती चली जा रही है, मामला कोर्ट में पड़ा हुआ है, कंपनीज हाथ पे हाथ रख के बैठ नहीं सकती, वो फैलने में लगी हुई है, अपने एक्सपेंड कर रही हैं। ये एक पूरी सिस्टम, एक पूरी प्रणाली तैयार हो चुकी थी। इसके बाद क्या होता है वो सुनिए। 2019 में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया और सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया वो सरकार के पक्ष में दिया। सुप्रीम कोर्ट को लगा सरकार जो कह रही है उनके तर्क ज्यादा ठीक है, हम उनके पक्ष में फैसला दे रहे हैं। यहीं पर कंपनीज मर गई। कंपनीज ने कहा कि आज तक जो भी रेवेन्यू कमाया है उसका एक बड़ा हिस्सा तो एजीआर चुकाने में चला जाएगा। अब हम जो एक्सपेंड करने का सोच रहे थे, 5G को एक्सपेंड करने की सोच रहे थे, 6G के बारे में काम करने का सोच रहे थे, नेटवर्क टावर बढ़ाने का सोच रहे थे, वो सब ठप हो गया। यहीं पर कई कंपनीज बर्बाद हो गई और डुओपोली की ओर आगे बढ़ गए। अब आप समझ पा रहे हैं खेल कहां चल रहा था। ये चीजें बहुत जो है लंबे समय से चली आ रही थी। 2019 में जब ये फैसला आया तो कई कंपनीज के जो मंसूबे हैं वो रखे के रखे रह गए और डूबने की कगार पर आ गई। यहां पर जो बड़े बड़े प्लेयर्स थे जैसे जियो, रिलायंस हो गया, उनका एजीआर कम था, वो झेल गए। भारतीय एयरटेल भी कैसे भी करके झेल गया, उसके पास भी पैसे की उपलब्धता थी। सबसे ज्यादा आफत आके टूट पड़ी वोडाफोन आइडिया के ऊपर। वोडाफोन के पास जो एजीआर था वो 80,000 करोड़ से ज्यादा का हो गया था, जिसे वो संभाल नहीं पा रहा था और यहीं से मार्केट डुओपोली की ओर जाने लगा। आप समझ पा रहे हैं कैसे दो प्लेयर बचे रह गए, यहां से मार्केट डुओपोली की ओर जाने लगा। अब साहब वोडाफोन के पास इतना पैसा नहीं था कि वो इन सबको चुका सके, उसका टोटल इतना रेवेन्यू नहीं था कि वो अपने को फायदे में भी रख सके। तो ऐसी स्थिति में अब क्या किया जाए।
इस दौरान हुआ ये कि 2019 से 2023 के बीच में जो वोडाफोन का सब्सक्राइबर बेस है 40% से भी ज्यादा गिर गया। जो उसका मार्केट शेयर पहले 35% से ज्यादा हुआ करता था, वो अब 20% से भी नीचे आकर के गिर गया। बाकी प्लेयर्स जियो और एयरटेल जो लगातार अपने आप को एक्सपेंड कर रहे थे, अब थाउजेंड्स ऑफ करोड़ लगा करके अपने नेटवर्क को बढ़ा रहे थे, वहीं वोडाफोन सर्वाइव करने के लिए स्ट्रगल करने लग गया। तो आप समझ रहे हैं ना कहानी किस तरफ जा रही है। ये प्रोसेस अभी तक चला है 2023 तक। यही कारण है कि इस समय मार्केट में डुओपोली है और आप जानते हैं किस तरह से यूपीआई, इमरजेंसी सर्विसेज, रेलवे, बैंकिंग, तमाम तरह की सुविधाएं इंटरनेट पे चलती हैं। अगर डुओपोली बनी रही तो सोचिए किस तरह से लोगों को ब्लैकमेल किया जा सकता है। डेटा के जो प्राइसेस हैं वो कितने भी बढ़ाए जा सकते हैं, लोगों की मजबूरी हो जाएगी उसे लेना, नहीं लेंगे उन प्राइसेस पर तो लोगों की न जाने कितनी सेवाएं प्रभावित हो जाएंगी। इस तरह से मार्केट पर एक तरह की तानाशाही जैसी स्थिति हो जाएगी। वहीं अगर दो बड़े प्लेयर किसी कंपनी में, मार्केट में या किसी सेक्शन में पहुंच जाते हैं, किसी स्पेक्ट्रम में पहुंच जाते हैं, तो इसका मतलब होता है पैसे का कॉन्सेंट्रेशन हो जाना। फॉर एग्जाम्पल कहीं पर कोई ऑक्शन हो रहा है, तो ऐसे ऑक्शन में मान लो स्पेक्ट्रम का ऑक्शन हो रहा है, तो वहां तो फिर कोई कंपनी उस ऑक्शन को जीत ही नहीं पाएगी, क्योंकि जो दो प्लेयर बैठे हुए हैं वो इतने पैसे वाले हैं कि वो किसी भी कीमत पर खरीद लेंगे उसे। छोटी कंपनीज के पास पैसा ही नहीं होगा और बाहर के प्लेयर्स के आने का तो मतलब ही नहीं बनता। तो सोचिए किस तरफ ग्राफ जा रहा था। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि ठीक है ये सब जा रहा था, तो मोदी सरकार क्या कर रही है? क्या मोदी सरकार जानबूझ के ये सब कर रही है? मोदी सरकार किसी तरह से सुप्रीम कोर्ट के फैसले को तो नहीं बदल सकती थी। तो मोदी सरकार ने क्या किया कि जितने भी एजीआर थे वोडाफोन के, जो कि लगभग 87,000 करोड़ के हो चुके थे, उन्हें फ्रीज कर दिया। यानी 31 दिसंबर 2025 तक ये जो 87,000 करोड़ हो चुके हैं ये फ्रीज हो जाएंगे। इस पर अब कोई इंटरेस्ट आगे नहीं लगेगा, ना ही इस पर कोई पेनल्टी लगेगी। तो पहला रिलैक्सेशन तो यहां दिया। अगर नहीं देते, अगर ये सब ना करती सरकार, तो सोचिए कि ये तो कंपनी कोलैप्स कर जाती और दो ही प्लेयर बचे रह जाते। उसके बाद मोदी सरकार ने वोडाफोन से ये कहा कि आप पूरा एजीआर एक बार में हमें मत दो, क्योंकि आप अभी दे नहीं पाओगे। एजीआर धीरे 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 देते रहो। साल 2026 से 2031 तक आप हर साल केवल 124 करोड़ रुपए दो। उसके बाद साल 2032 से 2035 तक हर साल 2100 करोड़ रुपए दो, और उसके बाद 2036 से 2041 तक बचा हुआ धीरे 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 देते रहो। इस तरह से वो जो एक बार में देने वाली धनराशि थी उसको फैला दिया और धीरे धीरे देने को कहा। इससे कंपनी कोलैप्स नहीं करेगी, सर्वाइव करती रहेगी और सरकार को एजीआर भी मिलता रहेगा। इसके साथ ही सरकार ने डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन के अंतर्गत एक कमेटी बनाई है जो फिर से इन एजीआर को रीवेरीफाई करेगी। इसमें यह देखेगी कि कहीं पर अकाउंटिंग ओवरलैप तो नहीं हो रही, कहीं पर पास पेमेंट्स में कोई दिक्कत तो नहीं हुई है, कहीं पर किसी तरह से कोई मिसमैच तो नहीं है। एक बार फिर से इसका जांच परख होगी और उसके बाद एक नया आंकड़ा निकाल के दिया जाएगा। सरकार किसी भी तरह से कंपनी को छोड़ नहीं रही है, उसको कोई रिलीफ नहीं दे रही है, बट उसके एजीआर के पेमेंट को प्रैक्टिकल बना रही है जिससे कंपनी कोलैप्स ना हो। जैसे ही सरकार ने इस एजीआर के पेमेंट की सुविधा को प्रैक्टिकल बनाया, वैसे ही वोडाफोन आइडिया के शेयर एक ही दिन में 8% तक बढ़ गए थे। जी हां, ये होता है गवर्नेंस। अब आप देखिए किस तरह से कांग्रेस अपने कालखंड में इस तरह के नॉर्म्स लेकर के आई थी, जिससे एक समय के बाद मार्केट में दो ही कंपनीज रह गई। ये जो दो कंपनीज रह गई हैं, ये मोदी गवर्नमेंट के नियम कायदे कानूनों की वजह से नहीं रही हैं, ये पुराने नियम कायदे कानूनों की वजह से रही हैं जो उस जमाने में लाए गए थे। सरकार ने तो तीसरी कंपनी को डूबते डूबते बचाया है, जिससे कि मार्केट में मोनोपोली या डुओपोली ना हो, मार्केट किसी एक प्लेयर या दो प्लेयर के हाथ में ना चला जाए। नेशनलिज्म को ध्यान में रखते हुए कि कहीं ऐसा ना हो कि हमारे कोई एक मेन चीज को ही ठप करवा दिया जाए इनमें से किसी एक कंपनी को किसी तरह से कॉम्प्रोमाइज करा करके। लेकिन कांग्रेस क्या नैरेटिव चलाती आई है कि अरे मोदी तो फलाने व्यक्ति के हाथों बिक गए हैं, वो तो केवल एक कंपनी को फायदा पहुंचा रहे हैं, वो तो केवल दो ही लोगों को फायदा पहुंचा रहे हैं। कौन किसको फायदा किस तरह से पहुंचाते हुए दूसरों को नुकसान पहुंचा रहा था, अब इस वीडियो के माध्यम से क्लियर हो गया होगा। कौन किस मोनोपोली और डुओपोली को होने से बचा रहा है, वो सब ना हो, ये भी आपके सामने आ गया। और किस तरह से रीपेमेंट्स को या भुगतान को प्रैक्टिकल बनाया जाता है, गवर्नेंस को सिंपल और सुलभ बनाया जाता है, वो भी आपके सामने आ गया। और कांग्रेस का जो दोहरा चरित्र है वो भी आपके सामने आ गया। तो इस तरह के नैरेटिव में हम लोग लंबे समय से फंसाए जा रहे हैं, हमें बस इसी के बारे में सोचना है। और अब वोडाफोन ये कह रहा है कि ठीक है, हमको इतना रिलैक्सेशन दिया है, तो अब हम अपने आप को 5G के मामले में पूरे देश में
अब फैलाएँगे, जो कि पहले पूरे देश में नहीं फैला हुआ था। अब ये बड़े स्तर पर देश में अपना विस्तार कर पाएँगे, 5G सेवाएँ दे पाएँगे, लोगों को भी सेवाएँ मिलेंगी और घर-घर तक इंटरनेट और मोबाइल और आसानी से सस्ते दामों में पहुँचेगा। और जो 2 कंपनीज़ पहले या 1 कंपनी पहले दाम बढ़ाए चली जा रही थी डेटा के, अब वो भी उस स्पीड में नहीं बढ़ा पाएगी। तो उम्मीद है मैं अपनी बात आपके सामने रख पाया हूँगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।